यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर गाड़ी से अपनी पुश्त लगाए वो मोबाइल में मसरूफ था। ब्लू जींस पर ग्रे हुडी पहने, नीली आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए वह बहुत दिलकश लग रहा था। जविश यूनिवर्सिटी से बाहर आई थी। सामने उसे अपने लिए इंतजार करता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन इर्द गिर्द लड़कियों की भटकती नजरें जो उस पर थीं, उन्हें देखकर उसकी मुस्कान गायब हुई थी। जाविया ने उसे देखकर मुस्कुराहट के साथ उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके बैठने के बाद बंद करते खुद भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? अपना रुख उसकी तरफ मोड़कर बैठते उसने जोश से कहा। नहीं, मुझे कैसे पता होगा? तुमने बताया ही नहीं। अच्छा, मैं अब बता रही हूँ ना। ये देखो। अपने बैग के साइड से सफेद गुलाब निकाल कर वह उसे दिखाती है। तो आज फिर तुम्हें किसी लड़की ने गुलाब दिया? हाँ, पता नहीं, रोज एक नई लड़की आती है और गुलाब दे जाती है। गुलाब की खुशबू अपने अंदर उतारते वो बताती है। जब से उसने यूनिवर्सिटी दोबारा स्टार्ट की थी ये रोज का मामूल बन गया था। रोज उसे एक गुलाब मिलता था। गाड़ी सुल्तान मेंशन के अंदर पार्क करते वह बस इतना कहने पर इक्तफा करता है और फिर दोनों ही एक साथ घर में दाखिल होते हैं। गाड़ी रुकने पर उसने नजरें अपने टैब से हटाकर बाहर देखा। ड्राइवर के दरवाजा खोलने पर वह गाड़ी से नीचे उतरा था। ग्रे पैंट कोट के साथ व्हाइट ड्रेस शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए हुए था। चेहरे पर बेहद संजीदगी सजाए वह 6 इंच 1 फुट मर्द किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने का हुनर रखता था। एक गहरी नज़र उसने 10 मंजिला जदीद तर्ज पर बनी इस इमारत पर डाली जिस पर बड़े अल्फाज में मेहताब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा था। उसने अपने कदम अंदर उठाए थे। उसके अंदर जाते ही एक पैंट कोट पहने मर्द उसके पास आया था। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। खुश दिल से कहते वह हाथ आगे बढ़ाता है। वालेकुम अस्सलाम। मुसाफा करने के बाद वह आदमी खुद पीछे होते उसे आगे जाने की जगह देता है और खुद उसके पीछे पीछे चलता है। भारी मजबूत कदम उठाते वह लिफ्ट की तरफ जाता है। लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुलने पर वह दोनों अपने ऑफिस रूम तक जाने के रास्ते में काफ़ी एम्प्लॉइज़ उसे सलाम कर चुके होते हैं, जिन्हें वो जवाब देते अपने रूम में पहुंच जाता है। सिद्दीक, मुझे इस ऑफिस की तमाम एम्प्लॉइज़ की फ़ाइल मेरे टेबल पर चाहिए अगले 10 मिनट में। अपना कोट उतार कर हैंग करते हुए वो कहता है, ओके सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। फर्माबरदारी से कहते हुए जाने लगता है जब बुराक उसे रोकता है। 1 मिनट, यह काम तुम्हारा नहीं है। यह काम मेरे पर्सनल असिस्टेंट का है। वह कहाँ है? सर, वह अभी वह कुछ कहता उससे पहले दरवाज़ा नॉक होता है। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। स्याह पैंट के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने, हाई पोनीटेल के साथ हल्का मेकअप किए वह खूबसूरत लग रही थी। वालेकुम अस्सलाम। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। घड़ी में टाइम देखते वह उसे बताता है और साथ में सिद्दीक को भी इशारा करता है जो कि रूम से बाहर चला जाता है। सर सॉरी, ऑफिस के कुछ काम में मसरूफ थी इसलिए लेट हो गया। सर झुकाए वह जवाब देती है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, जो लोग वक्त के पाबंद नहीं होते मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। अपना सारा काम वक्त पर करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। हर काम को उसके वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। ओके सर। तो मुझे अगले 10 मिनट में तमाम एम्प्लॉयज़ का डेटा मेरी टेबल पर चाहिए। उसके हुक्म पर वह फुर्ती से रूम से बाहर निकलती है और ठीक 10 मिनट में वह तमाम फाइल्स लिए उसके सामने हाजिर होती है। अब तुम जा सकती हो। फाइल्स की तरफ देखते हुए वह उससे कहता है और वह ओके सर कहती बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही बुराक एक एक फाइल्स को उठाकर देखना शुरू करता है। तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। ऑफिस के तमाम एम्प्लॉयज़ का ऑफ हो चुका था, लेकिन वह खुद अभी भी वहीं बैठा था। स्लीव्स की हुनियों से थोड़ा नीचे फोल्ड की हुई थी। बाल जो सुबह सेट थे, अभी बिखर कर माथे पे गिरे हुए थे। वह तमाम फाइल्स को देख चुका था। यह लास्ट फाइल थी, जिसे वह देख रहा था। फाइल की तमाम मालूमात पर गौर करते, एक लंबी सांस खारिज करते वह अपनी चेयर से उठा था। टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाते, हैंग किया हुआ अपना कोट हाथों में पकड़े, वह अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया था। शर्ट ट्राउजर पहने वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था। पूरा दिन हॉस्पिटल में होने के बाद वह अब काफी थक चुका था। हल्की चाल चलते वह अपने बेड की तरफ गया। उसका इरादा सोने का था। तुम फ्रेश हो गए? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए उसके सामने आते वह जल्दी से बोली थी। मेरा इंतजार? क्यों? खैरियत? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस मैंने बाहर जाना था वॉक करने। वो उसकी आंखों में देखते हुए झिझकते हुए अपनी बात मुकम्मल करती है, क्योंकि उसकी आंखों में नींद का खुमार वाजिया था। हाँ, चलो चलते हैं। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाते वह उठ खड़ा हुआ था। तुम सच में जा रहे हो? मेरा मतलब तुम थके हुए नहीं हो? उसे हैरत हुई थी। मैं सारी दुनिया के लिए थक सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे साथ रहने से थकन खुद उतर जाएगी। वह इतनी थकन में भी उसकी एक आवाज पर माथे पर बिना बल डाले हाजिर होता था। उसे अचानक अपने नसीब पर रश्क हुआ था। उसे और चाहिए क्या था? सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो। अपना दुपट्टा सेट करती वह उसके साथ चल दी। दोनों खामोशी से ठंडी फज़ा में एक दूसरे की शाना बशाना चल रहे थे। ठंडी हवाएं और दो मोहब्बत करने वाले दिल, एक सुकून सा था। इस सफ़र में वह दोनों बस चलते जा रहे थे। जाना कहाँ है, दोनों नहीं जानते थे और दोनों को ही मंज़िल से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो हमसफ़र से।
लंबी सड़क जिसके एक तरफ कुछ फासले पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो दूसरे अतराफ में दरख्तों की कतार थी। सड़क पर लोग न होने के बराबर थे, इसीलिए वह दोनों अपनी धुन में चल रहे थे। सामने से आती गाड़ी की वजह से जाविया ने उसके पीछे से हाथ बढ़ाकर उसके दूसरे बाजू पर रखा और उसे आराम से अंदर वाली साइड करते और खुद सड़क वाली साइड पर आ गया। जविश को तो उसकी एहतियात भी अच्छी लगी थी। वह चलते हुए एक रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो गए। चाय पीनी है? एक नज़र रेस्टोरेंट को देखते वह उससे पूछता है। वह इस चाय की दीवानी से उसी चीज़ की उम्मीद कर सकता था। उसके पूछने पर वह ज़ोर-शोर से हाँ में सर हिलाती है। वह हँसता है तो उसका गाल के गड्ढे नुमायाँ होते हैं। वह यकदम आगे बढ़कर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखती है। उसके अचानक यूँ करीब आने पर वह साकिन हो जाता है। फिर उसके चेहरे को बगौर देखता है जो इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ा रही होती है। नहीं हँसो, सख्ती से कहते वह उसे घूरती है। वजह? बस ऐसे ही। हँसते हुए वह इतना प्यारा लगता था कि कोई भी इंसान ठहर कर उसे देख सकता था। और ये डिंपल जविश की कमज़ोरी थे, जिसे वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई और देखे। उसके कहने पर वह सर इस बात में हिलाता है। उसकी आँखों में देखते उसे अपने इतने करीब होने का एहसास हुआ था। हाथ पीछे करते वह खुद भी 2 कदम दूर हुई थी। चलें? अपनी जीभ मिटाने के लिए अंदर की तरफ देखते हुए वह उसे कहती है। उसका हाथ पकड़े वह उसे अंदर की तरफ ले जाता है। नाश्ते की टेबल पर मिसेस शायान के साथ बैठी वह हल्की-फुल्की बातों के साथ नाश्ता कर रही थी, जब ऊपर से मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनाई देती है। हूर यार, मेरी टाई नहीं मिल रही। जाओ बेटा देखो ढूंढ कर दे आओ। मिसेस शायान के कहने पर वह सर इस्बात में हिलाती उठती है। अब वह उन्हें क्या बताती कि सारा सामान तो मैं बेड पर रख कर आई थी। तेज कदम उठाते वह सीढ़ियों से ऊपर जाती है। यह सामने तो रखी है। कमरे में दाखिल होते वह बेड की तरफ इशारा करते कहती है। तो किसने कहा था मुझे टाई की जरूरत है? कंधे उचकाते शरारत से कहते उसने हूर को अपनी तरफ खींचा, जो सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी। मुझे तो टाई बांधने वाले की जरूरत है। बेड से टाई उठाते उसने हूर के गले में डाली थी। क्यों? आप बच्चे हैं जो आपको टाई बांधनी नहीं आती? आंखें सिकेड़ते उसने मुस्तफा को घूरा और फिर अपने गले से टाई निकालते उसके गले में डाल के बांधने लगी। हो गई? अब मैं जाऊं? जल्दी से कहते वो उससे दूर होने लगी थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अपना कोट उसके सामने करते उसने कहा। उसका इशारा समझते उसके हाथ से कोट थाम कर उसे पहनाने लगी। फिर उसके सामने खड़ी होकर उसका कोट आगे से सेट करने लगी। जब मुस्तफा ने उसके सामने अपनी घड़ी की, हल्का सा मुस्कुराते सर नफी में हिलाकर वह उसे घड़ी पहनाने लगी। हो गया या कुछ और रहता है? हाथ झाड़ते वह उससे पूछने लगी थी, जैसे उसने बहुत सारा काम किया हो। रहता है ना? क्या? इर्द गिर्द देखते वो पूछती है, क्योंकि उसके मुताबिक तो वह पूरा तैयार हो चुका था। मेरी किस? उसके मासूमियत से कहने पर वो उसे घूरती है और फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा देती है। चले अब नीचे। पीछे होते वो मुस्कुराकर उससे पूछती है और उसके साथ ही वह दोनों एक साथ रूम से बाहर निकलते हैं। हल्की हल्की सूरज की किरणों ने सर्दी की शिद्दत को कुछ हद तक कम किया हुआ था। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बने बेंच पर बैठी वह हाथों में रजिस्टर लिए उसमें धड़ाधड़ कुछ लिखने में मसरूफ थी, जब अचानक तेज हवा के झोंके पर उसने नजरें रजिस्टर से उठाकर आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा को महसूस करते उसकी आंखों में चमक उभरी थी। मौसम अच्छा होने की वजह से उसने रजिस्टर बंद करके एक साइड पर रखा और इर्द गिर्द देखने लगी, जहां स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। उसे चलते फिरते हुजूम में उसे किसी का अक्स दिखाई दिया। उसकी आंखों की पतलियां फैल गई और नजरें बेचैनी से इर्द गिर्द उसे तलाश करने लगी, जहां वह दूर दूर तक देखने पर भी न दिखाई दिया। ओह खुदाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे खुद पर तरस आने लगा था। यह किस मंजिल की जानिब बढ़ गई थी वह? तुम मुझे अब खुली आंखों से भी दिखाई देने लगे हो। बेबसी से सोचते उसने आंखें मीच कर चेहरा झुकाया। खुद पर जब्त के पहरे बैठाए उसने चेहरा दोबारा उठाया और लंबा सांस खारिज करते अपना बैग लिए वह अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। सूरज की किरणें ग्लास विंडो को छूती उस सर्द कमरे पर पड़ रही थीं, जहां कोई वजूद पूरे तरीके से फाइल्स पर झुका हुआ था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी, कम इन, उसने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते मुकाबिल शख्स को अंदर आने की इजाजत दी थी। नजरें अभी भी लैपटॉप पर थी। सर, आपने बुलाया? सेक्रेटरी जो उसके बुलाने पर अंदर आई थी, उसकी आवाज पर बुराक ने नजरें लैपटॉप से हटाई थी। मुझे इस महीने का सारा डेटा चाहिए और साथ में अकाउंट्स के सारी डिटेल्स भी। वह अपने सामने खड़ी अपनी सेक्रेटरी से थोड़े सख्त लहजे में गोया हुआ। ओके सर, मैं आपको मेल करती हूँ। और हाँ, एक मीटिंग अरेंज करो, मैं तमाम वर्कर्स से खुद बात करना चाहता हूँ। दूसरा यह कि जिनकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है उनके लिए वार्निंग लेटर भी तैयार करो, जो कि मैं खुद इनको दूंगा। एक और हुक्म नाफिज करते हुए उसे बाहर का इशारा करते हुए दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया था। बुराक का स्टाफ के साथ इसी तरह का सख्त रवैया था। वह ऑफिस के काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। सबसे अलग थलग अपने काम की बात करता और फिर अपनी मसरूफियात में लग जाता। ब्लू स्क्रब पहने वह डेली चाल चलते हॉस्पिटल से घर लौटा था। मेहताब सुल्तान और रिहाना बेगम से सलाम के बाद वह फ्रेश होने के लिए अपने रूम में आ गया।
रूम में आते उसने इर्द-गिर्द देखा जहाँ उसे ज़बिश कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वॉशरूम की लाइट ऑन थी और पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। यानी वह अंदर थी। बेड पर बैठकर वह अपने शूज़ उतारने लगा जब पास में रखा फ़ोन बजने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा जिसकी स्क्रीन से आती। इधर-उधर देखते उसकी नज़र ज़बिश के फ़ोन पर गई जिस पर किसी की कॉल आ रही थी। गर्दन मोड़कर उसने वॉशरूम के दरवाजे को देखा और फिर दोबारा अपने शूज़ उतारने लगा। फ़ोन बजते-बजते बंद हो गया लेकिन उसने उठकर फ़ोन नहीं उठाया। हाथ को घड़ी से आज़ाद करते हुए दोबारा फ़ोन बजने लगा। उसका ध्यान दोबारा मोबाइल की तरफ गया। लगातार मोबाइल बजने पर उसे ना चाहते हुए भी मोबाइल उठाना पड़ा। टेबल पर पड़े मोबाइल को उसने उठाया, जहाँ सायम कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके नरम तासुरात पल में गायब हुए थे। चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने ज़विश का मोबाइल दोबारा टेबल पर रख दिया और उसकी तरफ पलटा था। अस्सलाम वालेकुम। नरम मुस्कुराहट के साथ उसने उसे सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। ठंडे ठार लहजे में कहते वह उसके पास से गुजरते अलमारी से अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चला गया। उसके लहजे की तब्दीली वो महसूस कर चुकी थी, इसलिए वह वहीं बैठे उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। उसके बाहर आने पर वह उठकर उसके सामने आ गई। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। करख्त लहजे में कहते वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगा। जविश उसके पीछे आकर खड़ी हुई। अपने पीछे जविश का अक्स देखते वह पलटा था, जहां उसके चेहरे पर वाज़ेह था कि वह रोने के करीब है। हाँ, शायद वो उसके इतने से लहजे पर भी रोना शुरू कर सकती थी, क्योंकि उसने तो हमेशा उस इंसान की मोहब्बत और तवज्जो देखी थी। सख्त लहजा तो कभी उसके लिए था ही नहीं। अपने लहजे का एहसास होते ही उसने जब्त से आंखें बंद करके खोली और फिर उसका हाथ थामे उसे अपने साथ लिए बालकनी में ले गया। जविश, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। खामोश फ़ज़ा में उसकी आवाज़ उभरी थी। ज़विश जो पहले से ही उसकी तरफ रुख करके खड़ी थी, उसके यूँ अचानक बताने पर उसे हैरत हुई थी। लेकिन क्यों? बुराक से मिलने। रेलिंग पर हाथ टिकाया उसकी नज़रें सामने के मंज़र पर थीं। तो तुम अभी बता रहे हो मुझे, यूँ अचानक? उसे दुःख हुआ था, अगर उसका प्लान था तो वह उसे पहले भी बता सकता था। मेरा आज ही प्लान बना था, सोचा था घर आकर तुम्हें बताऊँगा। रेलिंग से हाथ हटाकर वह उसकी जानिब पलटा था, जिसकी आँखों में कुछ नमी थी। ज़ावियार अचानक से नरम पड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? तुम मुझसे नाराज़ हो? उसके लहजे में पहले की तरह नरमी देखते वो पूछती है। मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? हाँ, वह चाहे कुछ भी कर ले, ज़ावियार कभी उससे नाराज़ नहीं हो सकता था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उसकी तरफ से रुख फेरते वह सामने देखने लगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जाने से 1 दिन पहले बताया कि तुम जा रहे हो। टेढ़े मुँह बनाती वह उससे शिकवा-कुना थी। यार, कल हॉस्पिटल में कोई ख़ास काम नहीं है और काफ़ी दिन हो गए बुराक से नहीं मिला, इसीलिए सोचा कल जाकर मिल लूँ। खुद का दिल दुखने के बावजूद भी वो उसे वज़ाहतें दे रहा था, उससे नरमी से बात कर रहा था। वो उसकी वज़ाहत पर शर्मिंदा हुई थी। ज़बिश, उसकी मद्दम आवाज़ पर वो उसे देखती है। मैं तुम्हारे सारे नख़रे बर्दाश्त कर लूँगा, बस मेरी मोहब्बत में कोई तीसरा शरीक ना हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो उसकी आँखों का साथ देने से कासिर थी, जबकि उसका दिल तो जैसे हौल रहा था। वह मुतमईन सी उसे देखती मुस्कुराई थी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद दोनों ही सोने की गर्ज से रूम में आ गए थे। सोने से पहले ज़विश ने अपना मोबाइल देखना चाहा, जो उसे अपनी साइड टेबल पर नज़र न आया। रूम में इधर-उधर नज़रें दौड़ाते ही उसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, जो ज़ावियार वाली साइड टेबल पर पड़ा था। मोबाइल उठाते उसने स्क्रीन ऑन की, जहाँ सायम की कुछ मिस्ड कॉल्स थी। अचानक कुछ याद आने पर उसने ज़ावियार को देखा, जो अपना बाजू अपनी आँखों पर रखे नीमतराज था। उसे उसकी बात तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अब आ चुकी थी। एक इरादा करते वह अपनी साइड पर आई थी और खुद भी लेट चुकी थी। मिस सारा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे हर काम वक्त पर चाहिए होता है। आप कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हैं? फाइल्स टेबल पर पटकते वक्त गुस्से से दहाड़ा था। सर सॉरी, मैं अभी ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देती हूँ। चेहरा झुकाए वह नदामत से बोली, लिव इट, मैं खुद इसे कंप्लीट कर लूंगा। मीटिंग कब है? नजरें अब लैपटॉप पर बनी प्रेजेंटेशन पर थी। कल। उसके जवाब देने पर बुराक की उंगलियां लैपटॉप पर और तेजी से चलने लगी। माथे पर बल डाले वह काम करने में मशगूल था। पूरे रूम में लैपटॉप की खटखट की आवाज थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उसने मुकाबिल शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। नजरें अभी भी लैपटॉप पर थी। मेरे भाई, मैं पहले ही से अंदर हूँ, तो किस दुनिया में गुम है? जावियार जो बगैर इजाजत के अंदर आ गया था और बुराक को काम में इस तरह मगन देख उसने टेबल पर रखी लकड़ी की शोपीस को टेबल की सतह पर बजाया, ताकि उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करवा सके। उसकी आवाज पर बुराक ने चौंक कर उसे देखा और फिर अपनी चेयर से मुस्कुराते हुए उठा। भाई, आप यहाँ? गहरी मुस्कुराहट और थकन ज़दा अंदाज में कहते हुए उसके गले लगा था। आप कब आए? बस अभी। फ्लैट गया था, तुम वहां नहीं थे तो मैं सीधा यहाँ आ गया। रूम में रखे सोफे पर बैठते उसने बताया था। आप आराम कर लेते, मैं वापस वहीं आता। बुराक भी उसके साथ सोफे पर बैठ गया। सारा तो बस अपने खड़ूस बॉस को देख रही थी, जो कुछ देर पहले उबलते लावे की तरह था और अभी कैसे बर्फ की तरह ठंडा था। मिस सारा, सर के लिए चाय ऑर्डर कर दें। सारा को अपनी तरफ देखता पाकर बुराक ने थोड़ी सख्ती से उसे कहा था।
जिस पर वह सर हिलाती जल्दी से बाहर निकली थी। चाय नहीं पीनी, कुछ खाना है। उसके कहने पर बुराक ने उठकर अपना लैपटॉप बंद किया और अपना मोबाइल और वॉलेट उठाते वो ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा हुआ। चले फिर? बाहर की तरफ इशारा करते उसने कहा था और वह दोनों हंसते हुए ऑफिस रूम से बाहर निकले थे। क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? होंको की तरफ बुराक और जावियार को सामने से गुजरता देख सारा अपने साथ खड़ी वर्कर से पूछती है। सर हंसते भी है। वह भी उन्हें ही देख रही थी। वैसे हंसते हुए प्यारे लगते हैं ना? उन्हें पता चल गया ना कि तुम काम छोड़कर उनके हंसने की तारीफ कर रही हो तो फिर वह अपनी अजली गुस्से के रूप में आ जाएंगे। उसे वार्निंग देते वह खुद अपने काम में मुतवज्जह हो गई। डिम्पल भी पड़ता है, मुंह में बड़बड़ाते वह खुद भी अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी। ठंडी हवा, भाप उड़ाती चाय और रेलिंग के साथ खड़े दो खामोश दिल। ये घड़ी चलती भी है या बस ऐसे ही पहनी है? खामोशी का गला घोटते जाविया ने कहा। चलती है, मुख्तसर सा जवाब। तो फिर इस पर वक्त भी देख लिया करो। तुम क्या पूरे पूरे दिन ऑफिस में रहते हो? जावियार को सिद्दीक से पूछने पर पता चला था कि बुराक देर रात तक ऑफिस के काम में लगा रहता है। मेरा दिल नहीं करता फ्लैट में आने का। यहाँ आने के बाद मेरे साथ सोचों का एक अंबार आता है और वह सोचें मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही हैं। तो तुम उन सोचों से भागने के लिए खुद को काम में मसरूफ रखते हो। हम इंसान जितना सोचते हैं उतनी अज़ियत में रहते हैं। या तो खुद को मसरूफ़ कर लेना चाहिए या मज़बूत। और उसके मामले में मैं चाहकर भी मैं खुद को मज़बूत नहीं कर पा रहा। थोड़ा बहुत जो खुद को मसरूफ़ रखता हूँ उसमें भी वह मेरी सोचों पर हावी रहती है। नीली खाली आँखें, सामने अंधेरे में डूबी लंबी सड़क पर जमाए हुआ रेलिंग पर एक हाथ रखे खड़ा था। बुराक, क्या तुमने कभी उससे मोहब्बत का इज़हार किया था? मैंने सुना है कि जब आप किसी के लिए कुछ महसूस करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाले को उस एहसास की खुशबू महसूस ना हो। तो उसे क्यों महसूस नहीं हुई मेरी मोहब्बत? क्या मेरा इज़हार लाज़मी था? और उसने खुद अपनी पूरी रज़ा से उस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, फिर उसके आगे कोई गुंजाइश ही नहीं बची मेरे पास। बुराक, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, तुम उससे आगे निकल कर देखो। कुछ लोग हमारी हद निगाह बन जाते हैं, उनसे आगे देखने का दिल नहीं करता। एक नज़र सड़क से हटाकर वह फीकी मुस्कान के साथ ज़ावियार को देखता है। उससे बेपनाह मोहब्बत के बावजूद क्यों उसे दूर महसूस कर रहा हूँ मैं? एक खला सी पैदा हो गई है हमारे दरमियान और ये खला मुझे अंदर ही अंदर काट रही है। आज खुद को देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं ऐसा तो नहीं था। हर पल हंसने हंसाने वाला और आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ खुद को पहचानने से भी इनकार करता हूँ। अब कोई चीज़ खुशी नहीं देती, बस मुकम्मल बेजारी है। बुराक, क्या तुम सुकून में नहीं रह सकते? ये लफ्ज़ उसने किस तरह अदा किए थे सिर्फ वही जानता था क्योंकि उससे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका बस चलता था वो दुनिया की हर खुशी अपने भाई के कदमों में रख देता। भाई, सोचें, एक शख्स आपके लिए बनाया ही नहीं गया और आपको उससे बेपनाह मोहब्बत भी है और आप उसे पा भी नहीं सकते और उसके बगैर रह भी नहीं सकते। अब बताएं कि आगे की ज़िंदगी सुकून से गुज़र सकती है? अपना चेहरा ज़ावियार की तरफ मोड़ते उसने सवाल किया। तो फिर उसे भूल जाओ। कुछ देर खामोश रहने के बाद ज़ावियार ने कहा, कैसे भुला सकता हूँ उसे? उसकी याद से बेखबर हूँ तो मरने लगता हूँ। वह बेबसी की आखिरी हद पर था। मोहब्बत में सब ताकतें होती हैं, बस भूलने की कुव्वत नहीं होती। मसला दस्तरस से बाहर है, मैं उसे भूलने से कासिर हूँ। तुम वापस कराची कब आ रहे हो? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, कुछ महीनों तक या शायद सालों लग जाएं। चेहरा झुकाए अपने पैर को देखते उसने जवाब दिया। कराची में तुम्हारी पूरी फैमिली है, यहाँ अकेले कैसे रहोगे? वह उसे वापस अपने साथ जाने पर आमादा करना चाहता था, क्योंकि वह उसे ऐसी हालत में यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कराची में मेरी पूरी दुनिया है भाई। चेहरा उठाकर एक नज़र वह ज़ावियार को देखता है, उसकी आंखों में तकलीफ वाज़ेह थी। शादी कब है उसकी? उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई थी। इसी महीने के लास्ट में। बुराक ने ज़ब्त से आंखें बंद करके खोली थी, नीली आंखों में सुर्खी छा गई थी। ठीक है, आप अभी सो जाएं, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उससे और वहां बैठा नहीं गया, इसलिए सोने का बहाना बनाने लगा। गुड नाइट। जाविया ने भी उसे वहां रोकना मुनासिब न समझा और उसे वक्त देना चाहता था। कुशादा हॉल नुमा कमरे में शायान जैदी अपने बेटे मुस्तफ़ा जैदी के साथ गोल मेज के गिर्द बैठे थे, जहां उनके सामने लंदन के टॉप बिजनेसमैन स्टीफर्ड अपने मैनेजर के साथ बैठा था। हॉल नुमा कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। अलबत्ता इस हॉल से बाहर फोटोग्राफर और मीडिया की एक फौज खड़ी थी जो अंदर बैठी शख्सियत का इंतजार कर रही थी। और करते भी क्यों नहीं, अंदर बैठी दोनों शख्सियत बिजनेस की दुनिया के बादशाह थे और यह डील एक बड़े पैमाने पर की जाने वाली डील थी। हॉल के दरवाजे पर दो बॉडीगार्ड अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। ओके मिस्टर स्टीफर्ड, डील डन। मिस्टर शायान ने फाइल को मुकम्मल पढ़ने के बाद बंद करते स्टीफर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। आई एम ऑनर्ड। मिस्टर स्टीफर्ड ने खुशी से उनसे हाथ मिलाया। मिस्टर शायान ने फाइल्स पर साइन किए और फिर बाकी कागजी कार्रवाई के बाद साथ में चाय वगैरह पीते हल्की फुल्की बिजनेस की मुतालिक बातें की गई, जिसमें मुस्तफ़ा अच्छा खासा बेजार हो चुका था।
उसे शुरू से बिज़नेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इस वक़्त वह अपने यहाँ आने पर पछता रहा था। शायान साहब उसके चेहरे से उसकी बेजारियत नोट कर चुके थे, इसीलिए जानबूझकर डील डन होने के बाद भी वहाँ ज़्यादा वक़्त लगा रहे थे। आखिर कभी-कभी तो उन्हें अपने लाडले बेटे को तंग करने का मौका मिलता है। मुस्तफ़ा ने बेजारियत से जमाई लेते इधर-उधर कमरे में देखा। उसकी उस हालत पर शायान साहब ने अपनी हँसी रोकी और बाकी तंग करने का इरादा तर्क करते वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें उठता देख मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी ने अहाता किया। वह भी जल्दी से चेयर पीछे करते उनके बराबर में जा खड़ा हुआ। मिस्टर स्टीफर्ड और शायान साहब दोनों ही चलते हुए दरवाजे की तरफ गए, जहां बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला और उन तीनों के बाहर निकलते ही तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। हर तरफ फोटोग्राफर की खटक-खटक तस्वीरें लेने की आवाजें गूंज रही थी। साथ ही मीडिया के लोग शायान साहब और मिस्टर स्टीफर्ड से सवालात कर रहे थे, जिनका वह दोनों ही खुश असलूबी से जवाब दे रहे थे। मुस्तफ़ा को यहाँ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह खामोशी से मिस्टर शायान के साथ खड़ा था। तमाम सवालात के जवाबात देते मिस्टर शायान और मिस्टर स्टीफर्ड आगे बढ़ गए। मुस्तफ़ा भी उनके पीछे बढ़ने लगा जब एक रिपोर्टर के सवाल पर रुका। सर, योर ड्रेस इज लुकिंग ब्यूटीफुल। व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रांड? उसके सवाल पर मुस्तफ़ा के चेहरे पर बेजारियत की जगह एक मुस्कुराहट आ गई। माई वाइफ, फखरी अंदाज में कहते वह खुद भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। बुराक और जाफियार दोनों ही इस वक्त एयरपोर्ट पर खड़े थे, जहां फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। खुदा हाफिज भाई, वह जावियार के गले लगा था। अपना ध्यान रखना और खुद पर ध्यान दो जरा। उससे अलग होते जावियार ने उसे हुक्म दिया, जिस पर उसने फर्माबरदारी से सर झुकाया था। और फिर जावियार के जाते ही वह खुद भी ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने लैपटॉप पर पेंडिंग अपनी कल वाली प्रेजेंटेशन खोली और जल्दी जल्दी उंगलियों को हरकत देते अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल करने लगा। एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर डाली। मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। कल पूरा दिन जावियार के साथ गुजारने की वजह से उसने अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं की थी और उसे उस बात की परवाह भी नहीं थी। उसे इस बात पर यकीन था कि वह उसे मीटिंग शुरू होने से पहले मुकम्मल कर लेगा और उसने कर भी ली थी। दरवाज़ा नॉक करते ही सारा अंदर आई थी। सर, मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। अपने हाथ में पकड़े टैब पर उंगली चलाते उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, जिस पर बुराक ने महज सर हिलाया। अपने कोट की बटन बंद करते अपने मोबाइल लिए वह रूम से बाहर निकल गया। पीछे सारा भी उसका लैपटॉप लेती उसके पीछे ही रूम से बाहर निकल गई। सुनो, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो? वह रूम में आई तो जावियार को तैयार हुआ देखकर पूछने लगी। हम्म। घड़ी पहनते उसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। मुझे घर छोड़ दो। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा, फिर शाम में आते हुए वापस पिक कर लूंगा। जूते पहनते उसने जवाब दिया। लेकिन मैं कल वापस आऊंगी। उसके कहने पर जावियार ने चेहरा उठाकर उसे देखा। क्यों? ऐसे ही। क्या तुम शाम तक वापस नहीं आ सकती? उसने एक उम्मीद से पूछा, क्योंकि कल उसकी सालगिरह थी और वह अपनी सालगिरह का आगाज 12 बजे अपनी बीवी के साथ करना चाहता था। उसे कभी अपनी सालगिरह के दिन की परवाह नहीं हुई थी, लेकिन यह साल उसके लिए उसकी बाकी पूरी जिंदगी से मुख्तलिफ था। इस बार उसकी शरीके हयात उसके साथ थी। काफी वक्त हो गया है नहीं गई हूँ वहां, इसलिए सोचा आज कुछ वक्त गुजार लूं, कल तक आ जाऊंगी। उसने मासूमियत से कहा, जिस पर जाविया ने सर हिलाया और उसकी इजाजत मिलते ही वह जल्दी से तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी। उसकी फुर्ती देखकर जावियार तमस्खुर से हंसा। शायद उसने इस लड़की से ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि कल उसकी सालगिरह है। पूरे रास्ते खामोशी से ड्राइव करते उसने गाड़ी शाह हाउस के सामने रोकी। जविश ने भी उसे कुछ बोलने पर मजबूर नहीं किया था। गाड़ी से उतरते उसने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ जावियार की तरफ देखा और फिर घर के अंदर चली गई। एक गहरा सांस खारिज करते जावियार भी गाड़ी वहां से भगा ले गया। वह दोनों शाह हाउस के लॉन्च में रखे सोफे पर बैठी हुई थी। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। आज बाकी दिनों की बानस्बत गर्मी थी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? जविश ने अपने साथ बैठी मायनूर से पूछा, जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए अभी ऑफ है। उसके जवाब पर जविश ने बगौर उसका चेहरा देखा। क्या देख रही हो? उसकी जांचती नजरें खुद पर पाकर मायनूर ने उससे पूछा। कोई परेशानी है तुम्हें? उसके सवाल को इग्नोर करते जविश ने सवाल किया। नहीं। उसकी तरफ देखते उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला। वैसे तुम्हारा देवर नजर नहीं आता आजकल। नजरें लॉन्च में रखे फूलों को देखते उसने पूछा। हाँ, क्योंकि वह लाहौर गया है। हैं? कब? माहिनूर ने यकलखत ही उसकी तरफ देखा। महीना होने वाला है। तुम्हें क्यों इतनी हैरत हो रही है? नहीं, बस आजकल सुकून है ना जिंदगी में, तभी पूछ लिया। अपनी हैरत छिपाते उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। उसे ना जाने बुरा लगा था तो क्या वह उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत भी नहीं रखती थी कि वह जाने से पहले उसे बता देता। आखिर उनकी मुलाकात तो हुई ही थी। तुम यह बताओ कि जावियार भाई से इजहार मोहब्बत कब कर रही हो? अपनी उदासी को परे रखते दोनों पांव सोफे के ऊपर करती अपना रुख सविश की तरफ करके बैठी थी। इजहार मोहब्बत इतना मुश्किल क्यों होता है किसी को बताना कि आप उससे मोहब्बत करने लगे हैं? महानूर कद्रे दिलचस्पी से अपनी बहन को देखने लगी।
उसने दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ की थी। मोहब्बत इज़हार माँगती है और जिस मोहब्बत में इज़हार ना होना, वह किसी वीराने में ताउम्र सुलगती रहती है। करूँगी इज़हार मोहब्बत, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करना है मुझे। कुछ सोचते ज़विश ने जवाब दिया। क्या काम? वह उलझी थी। अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने से पहले किसी से मिलना है, कुछ हिसाब बराबर करने हैं। उसके कहने पर माहिनूर को उसका इशारा समझ आ चुका था, जिस पर उसने महज़ सर हिलाया। वैसे मोहब्बत कितना खूबसूरत एहसास है ना, अगर सही इंसान से हो जाए तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। आपको अपना आप स्पेशल महसूस होता है। अपनी सोचों में ज़ावियार के अक्स को लाते उसने खोए हुए लहजे में कहा। मोहब्बत सबके लिए सुर्ख गुलाब नहीं होती। महनूर के मिनमिनाने पर ज़विश ने उसके झुके सर को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ऊपर किया। क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं। हैदर ने कुछ कहा है? नहीं। फिर? हैदर से मंगनी के बाद वह आज उससे मिल रही थी और उससे वह काफ़ी परेशान लग रही थी। पहले उसने अपनी गलतफ़हमी समझी थी, लेकिन अब उसे वाक़ई फ़िक्र होने लगी। कुछ नहीं। माहिनूर बताओ मुझे क्या परेशानी है? हम मिलकर हल निकालेंगे। उसके झुके चेहरे को देखते उसने अपने होने का एहसास दिलाया। ज़विश, दिल क्यों टूटता है? दिल तब टूटता है जब उसमें खुदा की मोहब्बत से ज़्यादा किसी और की मोहब्बत भर जाए। लेकिन मैंने खुदा से आगे किसी की मोहब्बत नहीं रखी थी, उसकी भी नहीं, फिर क्यों टूटा मेरा दिल? उसने चेहरा उठाकर ज़विश से पूछा, उसकी आंखें लबाब आंसू से भर चुकी थी, जो अब उसके गालों को भिगो रहे थे। किससे मोहब्बत हुई है तुम्हें? उसके चेहरे को हाथों में भरते उसने नरमी से पूछा, वही जो सबको खुद से मोहब्बत करवाना जानता है और मोहब्बत हो जाने के बाद छोड़कर लाहौर चला गया। बुराक? ज़विश ने मुअत्तजब अंदाज में माहिनूर को देखा, जिस पर माहिनूर ने सर इस बात में हिलाया। जब तुम्हें बुराक पसंद था तो तुमने हैदर के रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी? तो क्या करती? मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी, बुराक को किसी और से मोहब्बत है। ये बात उसने खुद तुमसे कही है? ज़विश के लिए तो यह बात भी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी बुराक के मुँह से किसी लड़की का ज़िक्र नहीं सुना था। उसकी बातों से लगा था कि उसे किसी से मोहब्बत है। हो सकता है तुम्हें गलतफ़हमी हुई हो। क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और ना भी हुई तो कौन-सा वो मुझसे मोहब्बत करता है? उसके सामने मैंने रिश्ते की हामी भरी थी। अगर उसके दिल में कोई एहसास होता तो वह एक बार मुझसे लाज़मी बात करता। लेकिन वह तो सब छोड़कर लाहौर चला गया, उसे तो किसी बात की फ़िक्र भी नहीं। अपने आँसू बेदर्दी से साफ़ करती वह अपने दिल का गुबार निकालने लगी, जो उसने काफ़ी दिनों से अपने दिल में छिपा रखा था। मानू, मेरी जान, जो तुम्हारे नसीब का हुआ वह तुम्हें ही मिलेगा, कोई इंसान किसी दूसरे का नसीब नहीं छीन सकता। माहिनूर उसकी गोद में सर रखे वहीं सोफे पर लेट गई। यह तुम्हारी आजमाइश है और आजमाइश तो हमेशा पसंदीदा चीज से ही होती है ना। जविश, मैंने उसे नाकाबिले बर्दाश्त समझा था, लेकिन वह मुझ में रह गया और अच्छा खासा रह गया। मैं जब भी उसे किसी और के साथ सोचती हूँ तो मेरी सांसें अटकने लग जाती हैं। इतनी मोहब्बत करने लगी उससे। अपनी गोद में रखे उसके चेहरे से बाल पीछे हटाते जविश ने पूछा। वह मेरी रूह की चादर में आके छिप गया है, ऐसे कि रूह निकले तो वह निकले तो रूह निकले। क्या तुमने कभी चाँद को गौर से देखा है? ज़विश के पूछने पर माहिनूर ने उलझी नज़रों से देखा। जितना भी बादलों के हिसार में हो, चमकना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने दुनिया रोशन करनी है, देर से ही सही, लेकिन वह सामने ज़रूर होगा। लेकिन चाँद भी कहाँ हासिल होता है? माहिनूर बेबसी से हँसी थी। खुद को मजबूत करना पड़ता है, सहना पड़ता है। चाँद को पाने के लिए मुकम्मल आसमान बनना पड़ता है, बिल्कुल साफ, शफ़ाफ। अपने दिल को भी साफ कर लो। वह दिल बन जाओ जिसमें खुदा की मोहब्बत हो, क्योंकि जो उससे जुड़ जाता है ना, वो मुकम्मल हो जाता है। जिसे खुदा की मोहब्बत मिल जाए ना, उसे तमाम मोहब्बतें मिल जाती हैं। माहिनूर उसके अल्फाज गौर से सुन रही थी और कुछ हद तक वो मुतमईन भी हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपने नसीब लिखने वाले पर यकीन था। अपने आंसू साफ करती वह नम आंखों से आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। कभी कभी हम इंसान बहुत बेबस हो जाते हैं। हम सब्र से उसके एक मुआवजे का इंतजार करते हैं जो बेहतरीन मुसन्निफ है। वह जब चाहे जहाँ चाहे कहानी का रूप बदल सकता है। हम नम आंखों से अपने रब के मुंतजर होते हैं और फिर कुरान में उसका जवाब आता है, और जल्दी ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। गाड़ी तुम ड्राइव करोगी या मैं? वह दोनों ही सुल्तान मेंशन के लॉन्च में खड़े थे। हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद ज़ावियार घर आकर फ्रेश हुआ था और वहीं मुस्तफ़ा भी फ्रेश होते उसके सर पर पहुंच चुका था और इस वक्त वह उसे ज़बरदस्ती अपने साथ डिनर करवाने ले जा रहा था। ऑफ कोर्स तुम, क्योंकि तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लाए हो। ज़ावियार ने कंधे उचकाते हुए अपनी जींस की जेब में हाथ डाला। चल कोई नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। एहसान जताते हुए वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसके साथ ही ज़ावियार भी बैठ गया, जिसके बैठते ही मुस्तफ़ा गाड़ी को सुल्तान मिशन की हदूद से बाहर ले गया। कुछ ही देर में वह अपनी मतलूबा रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। यह रेस्टोरेंट घर से इतनी दूर नहीं था। रेस्टोरेंट के नीचे वाले फ्लोर में फीमेल्स बैठी थी, जहां गहमा गहमी भी थी, इसलिए वह दोनों ही ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा सुकून आया, क्योंकि वहां खामोशी थी और आसपास इतने लोग भी मौजूद नहीं थे।
ईशा का वक्त था जब वह हाजरा बेगम और मायनूर से मिलते घर से निकली थी। एक नज़र उसने अपने मोबाइल को देखा जिस पर किसी का टेक्स्ट आया था। जवाबी टेक्स्ट भेजते वह अजलत में घर से निकली थी। उसने कैब बुलवा ली थी। कैब में बैठते उसने मतलूबा एड्रेस बताया और फिर खामोशी से सीट की पूश्त से सर टिकाए बैठ गई। कैब के रुकते ही वह नीचे उतरी थी। अपना निकाब सेट करते उसने रेस्टोरेंट में कदम रखा था और ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। वह उसे कुछ ही फासले पर दीवार के साथ रखी टेबल पर बैठा नजर आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम। उसके बैठते ही सायम ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? तुम्हें इससे मतलब? मैं यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ तुमसे। यहाँ वहाँ की बात करने के बजाय वह डायरेक्ट काम की बात पर आई थी। वैसे खाना अच्छा था यहाँ का। सीढ़ियों से उतरते मुस्तफ़ा ने ज़ावियार को कहा। ये बता कल का क्या प्लान है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये सालगिरह तो तेरी अलग होगी ना। अब से तो तू भाभी के साथ अपना दिन मनाएगा। मुस्तफ़ा ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके कहने पर वह हल्का सा मुस्कुराया था। काश उसे भी फ़िक्र होती मेरी सालगिरह की। यही सोचते वह बाहर जाने लगा जब किसी की हल्की झलक पर उसके बढ़ते कदम रुके थे। उसे लगा उसने शायद कुछ गलत देख लिया हो। अपनी गलतफ़हमी ख़त्म करने के लिए उसने अपने बाएं जानिब देखा और उसके कदमों के साथ दिल भी रुक गया था। मुस्तफ़ा जो आगे चल रहा था, ज़ावियार के रुकने पर वह उसके पास आया था और उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ सायम और ज़विश एक टेबल पर बैठे कुछ बातों में मसरूफ़ थे। मुस्तफ़ा ने उनसे नज़रें हटाकर ज़ावियार को देखा, जिसकी नीली आँखों में खालीपन था और चेहरे पर तारीकी। ज़ावियार ने गौर से नकाब में छिपे ज़विश को देखा। आज उसका दिल करची-करची हुआ था। मोहब्बत तो उसे मिली ही नहीं थी, आज उसका मान भी टूट गया था। आँखों में आए एक आँसू को उसने आँखों की बाड़ तोड़ने से बाज़ रखा और फिर बिना उसकी तरफ देखे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया।